हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो हम आ चुके हैं 10 आउट ऑफ 11 पे। ठीक है, 10 आउट ऑफ 11 पे आ चुके हैं। अंतिम प्रहार चल रहा है बिजनेस एनवायरमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट की। अभी तक मेरे को पूरी आशा है कि आपका रिवीजन हो चुका है, आप सारे डिटेल वीडियो देख चुके हो और 9 क्वेश्चन भी इसके निपटा चुके हो, 10वें पे आ गए हैं। एक और बात कि जो 11वां क्वेश्चन आएगा वो मैं लाइव लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लाइव सेशन रहने वाला है, यानी अगर आपको बिजनेस एनवायरमेंट सब्जेक्ट में रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई क्वेरी रहेगी तो अपन उसको एंटरटेन करेंगे और 11वां क्वेश्चन पूरा सॉर्ट आउट करने की कोशिश चलेगी। तो जल्दी लाइव आने वाले हैं, आज ही लाइव आने वाले हैं। अब कुछ देखते हैं कितनी देर में हमारा सेटअप कंप्लीट हो पाता है। तो 11वें क्वेश्चन के लिए मैं लाइव आऊंगा। ठीक है, अभी 10वें क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। बहुत इजी है, बहुत फटाफट अपन कर देंगे। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपैरेटिवली बिजनेस एनवायरनमेंट इंडिया एंड अदर कंट्री। अब याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंडिया और अदर कंट्रीज के बीच में जो कंपैरेटिवली बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है। तो यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट याद रखना है, कौन सा है, इंटरनल और एक्सटर्नल। और यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ अदर कंट्रीज का तो हमेशा याद रखिए अपन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे फोकस करेंगे। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो अभी तक तो याद हो गए होंगे, नहीं हुए तो आइए बेसिक थ्योरी चेक कर लेते हैं। कौन से, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, वही पॉइंट बार बार घूम फिर के वो पूछेगा, आप भूलना मत, वही पॉइंट आने वाले हैं। ठीक है, क्या है कंपैरेटिव एनालिसिस में, ग्लोबल इंटीग्रेशन मीनिंग हाउ मच द ऑर्गेनाइजेशन कैन यूटिलाइज सिमिलर आइटम्स टेक्निक्स इन द डिफरेंट नेशन। यानी कि एक कंपनी दूसरी जगह पे कैसे यूटिलाइज करती है। यहाँ पर मैकडी का एग्जांपल बहुत तगड़ा है। मैकडी आया इंडिया के अंदर, बर्गर लेकर आया। जब वो इंडिया के अंदर बर्गर लेकर आया ना तो बीफ बर्गर ले आया। जैसे वो बीफ बर्गर लाया तो भैया यहाँ पे हिंदू बहुतायत में, तो यहाँ पर गाय हमारी माता है, इसलिए हम सबने उनको भगा दिया। तो मैकडी के बर्गरों को तोड़फोड़ हुई, बहुत वायलेंट प्रदर्शन हुआ और मैकडी पे बीफ बर्गर बेचने पे बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। ठीक है, यहाँ की पब्लिक के थ्रू, और उनको शट डाउन करना पड़ा। फिर इन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई, क्योंकि यार इनका बीफ बर्गर जर्मनी में बहुत चलता है, ये इंडिया वालों को क्या हुआ। उन्होंने यहाँ पे क्या स्टडी नहीं करा, कल्चर का स्टडी नहीं करा, यहाँ के ट्रेडिशनल का स्टडी नहीं करा, तो यहाँ पे डेमोग्राफिक स्टडी नहीं करा कि भैया कौन सी पॉपुलेशन किस स्टेट्स में, क्या इसकी स्टेटिस्टिक्स है, कौन ज्यादा लार्जर पे है, नहीं करा। बस कि ये हमारा जर्मनी में प्रोडक्ट चलता है, यही यहाँ पे चल जाएगा। तो क्या हुआ, वापस जाना पड़ा। इसी तरह जिलेट, जी हाँ, शेविंग बनाने वाली कंपनी, ब्लेड लाई, ब्लेड 3 स्टार ब्लेड, ऊपर से बिल्कुल स्ट्रिप लगा हुआ, उसका रबड़ का स्ट्रिप। अब वो अमेरिका में बहुत जोरदार चल रहा था, इंडिया में लाया तो इंडिया में फेल्ड हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस ज्यादा थी। दूसरा, इंडिया के जो हम हैं बायर्स, जो उसको खरीदने वाले हैं, वो यूजुअली डेली शेविंग करना पसंद नहीं करते, वो 2 दिन 3 दिन में शेव करते हैं। एक तो कॉस्ट ज्यादा, ऊपर से 2-3 दिन में शेविंग करते हैं, और तीसरे से हमारी जो हार्डनेस है हेयर्स की, वो अमेरिकन से ज्यादा है बेसिकली। और यहाँ का जो वाटर है वो थोड़ा सा हार्ड वाटर कहलाता है, अमेरिका में थोड़ा सा सॉफ्ट वाटर है। तो वहां के जो ब्लेड्स थे वो यहाँ पे नहीं चल पाए, इसलिए फिर उनको जाना पड़ा। यानी कि मैकडी गया, जिलेट गया, लेकिन इन्होंने फिर स्टडी करी, फिर यहाँ का प्रोजेक्ट समझा और फिर वापस नए प्रोडक्ट के लेकर आए। अब इन्होंने जिलेट का 8 रुपए की ब्लेड लाने लग गए हैं, 7 रुपए 10 रुपए की छोटी ब्लेड लाने लग गए हैं, जो नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल बायर्स जो है इंडिया का, वो अफोर्ड कर सके। इसी तरीके से मैकडी ने आलू टिक्की बर्गर लॉन्च करा और लिखा बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा के, हम यहाँ पर बीफ बर्गर नहीं बेचते, जर्मनी में बिकता है, यहाँ नहीं बिकता। तो ये क्या करा, यही तो एनालिसिस है, यही तो डिफरेंट है कि एक कंपनी एक प्रोडक्ट को एक मार्केट में टारगेट कर सकती है, वही प्रोडक्ट दूसरे मार्केट में सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा, इसी को बिजनेस एनवायरनमेंट स्ट्रेटेजी बोला जाता है। ठीक है, 2 मेजर फॉर वर्ल्ड वाइड बिजनेस सिस्टम, सेंड आउट एंड नॉर्मलाइजेशन, मल्टी डोमेस्टिक एंड ट्रांजैक्शनल इफेक्ट इसमें चेक किए जाते हैं। बेसिकली यहाँ भी अपन को वही पॉइंट याद रखने हैं, सोशल, पॉलिटिकल, रेगुलेटरी, कल्चर, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, जो अपन ऑलरेडी मैक्रो एनवायरनमेंट में पढ़ चुके हैं। ये रहे वो फैक्टर्स और ये बार बार आ रहे हैं। देखिए, पहला है पॉलिटिकल फैक्टर्स, दूसरा है इकोनॉमिकल, तीसरा है सोशल, चौथा है टेक्नोलॉजिकल और पांचवा है इकोलॉजिकल। अब इसमें डेमोग्राफिक नहीं है, देखो। ठीक है, अब डेमोग्राफिक ये रहा, डेमोग्राफिक सोशल के अंदर ही उसने इंक्लूड कर दिया, और जियोग्राफिकल नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं, पॉलिटिकल लीगल आपको पता ही है इस देश में क्या है, मोनार्की है, डेमोक्रेसी है, कौन सा सिस्टम है।
ठीक है। इकोनॉमिकल, उसमें पर कैपिटा इनकम कितनी है, वहाँ की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा है, मैक्सिमम जो पब्लिक है वो बिलो है, अपर है, पॉवर्टी लाइन की जो है कम है, ऊपर है, ये उसमें चेक किया जाता है। सोशल बैकग्राउंड यानी कि सोशल और डेमोग्राफिकल और ज्योग्राफिकल ये तीनों एक ही है ना। डेमोग्राफिकल के अंदर बेसिकली बच्चे का क्वेश्चन आया था कि सर आपने स्टेट्स नहीं बताए। डेमोग्राफिकल के अंदर हम पॉपुलेशन के स्टेटिस्टिक्स डेटा के ऊपर बात करते हैं, ज्योग्राफिकल के अंदर हम लैंड की बात करते हैं, लेकिन मिक्स हो जाता है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। टेक्नोलॉजी के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी पे है, 4G 5G पे है, किस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, और इकोलॉजी के अंदर, और फिजिकल और एनवायरमेंट, इकोलॉजिकल यानी फिजिकल सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपका कैसा है, कंपनी का वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मैन पावर कैपेसिटी कैसी है, ये सारे के सारे इकोलॉजिकल फिजिकल एनवायरमेंट के अंदर आते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। ऑलरेडी अपन मैक्रो एनवायरमेंट में इसको डिटेल से बात कर गए हैं, यानी कि यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में अपन को मैक्रो एनवायरमेंट पूरा अच्छे से लिख देना है, याद रखना। मैक्रो एनवायरमेंट ही वापस से रिपीट करना है, सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है। अब इसके अंदर आपको एक देश दे देगा भारत और दूसरा देश दे देगा कोई विकसित देश दे देगा जैसे अमेरिका, तो आपको लिखना है कि वहां पर ये ज्यादा है और हमारे यहाँ कम है, ठीक है। और पॉजिटिव मैनर के अंदर लिखना है, इस क्वेश्चन को फ्रेम करना है, तो बस इसके अंदर इतना ही है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। काफी इजी क्वेश्चन और काफी स्कोरिंग है। 11वें क्वेश्चन में लाइव मिलते हैं, कोशिश करता हूं पूरी लाइव आने की, देखते हैं कहां तक मेरी कोशिश सफल हो पाती है। जय हिंद, खुश रहिए।